एमए उत्तरार्ध हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान में प्रिय विद्यार्थियों, हम जिस विषय पर व्याख्यान में चर्चा कर रहे थे वह है वाक्य रचना। और वाक्य रचना के अंतर्गत जो चार ध्यान देने योग्य जो प्रमुख बातें होती है, उन बातों में हमने पदक्रम या शब्द क्रम के बारे में जाना। उसके बाद में हमने अन्वय के बारे में थोड़ा बहुत जाना। आज हम उसी अन्वय के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। हिंदी में जो क्रिया है वह कभी तो कर्ता के अनुरूप हो जाती है और कभी कर्म के अनुरूप हो जाती है। अब कर्ता के अनुरूप जब क्रिया होती है तो उसके जो उदाहरण हैं वो हम कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे राम गया, सीता गई। कभी कर्म के अनुरूप वह हो जाती है। उदाहरण उसके हम कौन कौन से ले सकते हैं कि राम ने रोटी खाई, राम ने आम खाया, सीता ने आम खाया, सीता ने 2 आम खाए, राम ने कई पराठे खाए और राम ने 1 पराठा खाया। कभी कभी नहीं भी, जैसे लड़की ने लड़के को मारा और लड़के ने लड़की को मारा। लड़की ने लड़के को मारा और लड़के ने लड़की को मारा। लड़कियों ने लड़कों को मारा और लड़कों ने लड़कियों को मारा। ऐसे ही मूल विकृत रूप की भी विशेषण विशेषक में अनुरूपता होती है। यहाँ जैसे वह काला कपड़ा उठाओ, तो इसमें काला कपड़ा इसमें विशेष है। उस काले कपड़े को उठाओ, वही काला कपड़ा इसमें फिर काले कपड़े जो शब्द है इसमें आया है वह उसमें विशेष है। फिर हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके वाक्य के अंतर्गत जो 4 प्रमुख बातें, वाक्य रचना में जो 4 प्रमुख बातें ध्यान देने योग्य होती है, उन्हीं के अंतर्गत हम 2 पर चर्चा कर चुके हैं। पदक्रम या शब्दक्रम, दूसरा है अन्वय और तीसरा है, अब हम जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वह है लोप। वाक्य रचना में सभी अपेक्षित शब्दों का प्रयोग सर्वदा नहीं होता, नहीं किया जा सकता। कभी कभी कुछ का उनमें से लोप भी हो जाता है, किंतु यह लोप कुछ का ही हो सकता है और वे निश्चित होते हैं। जैसे राम जा रहा है, वाक्य का नकारात्मक रूप होगा राम नहीं जा रहा, यहाँ है का लोप है। इसी तरह राम जाता है का नकारात्मक रूप पहले होता था राम नहीं जाता है, किंतु अब होता है राम नहीं जाता। है का लोप, वही है का लोप यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही राम घर पर है को कह सकते हैं राम घर है, किंतु राम घोड़े पर है को नहीं कह सकते। अगर हम इसको ऐसे कहेंगे राम घोड़े पर है, ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसका लोप जब हमें करना है, लोप करके जब हम वाक्य को बोलेंगे तो राम घोड़े है, तो ये वाक्य का लोप नहीं माना जाएगा और वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। बोलचाल में केवल मुख्य सूचक शब्द अथवा शब्दों का ही प्रयोग करते हैं और बाकी का लोप कर देते हैं। मुख्य सूचक जो शब्द हैं वो प्रयोग में होते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, और बाकी के जो अनावश्यक और जो अनर्थक शब्द होते हैं उनका इसमें वाक्य में क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे गौतम कह रहा है तुम कहाँ गए थे, हरि कह रहा है घर, गया था का लोप है, यानी घर से ही ये वाक्य पूर्ण हो रहा है, यानी घर गया था, तो गया था का इसमें लोप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब फिर गौतम पूछ रहा है अब कहाँ जा रहे हो, अब वो किससे कह रहे हैं, गौतम से, तो इसमें तुम का लोप है। और हरि कह रहा है ऑफिस या कार्यालय। अब तथा जा रहा हूँ का यहाँ लोप हमें इन वाक्यों में देखने को मिल रहा है। ऐसे शब्द एक शब्दीय अथवा कुछ शब्दीय वाक्यों का अर्थ करते समय लुप्त शब्द अथवा शब्दों को लाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अध्याहार। और
अध्याहार का अर्थ क्या होता है कि वाक्य का अर्थ करते समय लुप्त शब्दों को ले आना, उन्हें लाए बिना अर्थ स्पष्ट नहीं होता। लोप कई प्रकार का हो सकता है और उतने ही प्रकार के अध्याहार भी होते हैं। जैसे कर्ता का, सुना है उसका भाई मर गया, देखते हो कि अपनी ही जान संकट में है, क्या करूं और क्या न करूं। ये जो वाक्य है ये कर्ता का हमें एक लोप वाला वाक्य यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा लोप किसका माना गया है? कर्म का। मोहन आम लाया है, तुम भी लाओ। करण आदि कुछ अन्यों का भी हो सकता है। क्रिया का लोप भी वाक्य में हमें देखने को मिलता है। लोकोक्तियों में ऐसा प्राय होता है, जैसे हम हिंदी में लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, और राम नहीं जा रहा है, राम अब नहीं गाता है। ये क्रिया का यहाँ हमें लोप देखने को मिलता है। वाक्यांश, इसका जो चौथा जो लोप माना गया है वह है वाक्यांश का, कि कुछ वाक्यांश का वहाँ पर लोप हो जाता है। और वाक्यांश का जब लोप होता है तो एक तो वाक्यांश का लोप कहाँ देखने को मिलता है? प्रश्नोत्तर में, कि जब हम प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न के साथ साथ प्रश्नों के साथ साथ क्या आ रहा है? उत्तर भी आ रहा है। तो प्रश्नोत्तर में यहाँ वाक्यांश का लोप हमें वाक्य के अंतर्गत यहाँ देखने को मिले। यहाँ तुम्हारा नाम क्या है, जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उत्तर वहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो हमारा प्रश्न हुआ, तुम्हारा नाम क्या है, उत्तर वहाँ पर आएगा। और उत्तर देने वाला क्या कहेगा? जो भी उसका नाम है वो अपना नाम बोलेगा कि श्रीमान जी मेरा नाम ये है। तो यहाँ पर तुम्हारा नाम क्या है, उत्तर ये आएगा, मोहन कह रहा है मेरा नाम मोहन है, यानी मेरा नाम मोहन, मेरा नाम, तथा है का लोप, तथा अध्याहार। फिर है अन्यत्र, वह ऐसा सीधा है जैसे गाय सीधी होती है का, ये भी अध्याहार है, यानी वह ऐसा सीधा है जैसे गाय, तो सीधी होती है का। लोप के संबंध में तीन बातें स्मरणीय हैं, और हर भाषा में पहली बात यह है कि हर भाषा में लोप के नियम अलग अलग होते हैं। दूसरी चीज, एक ही भाषा में कहीं तो लोप होता है और कहीं नहीं होता। राम घर पर है और राम घोड़े पर है, कहीं कहीं लोप अलोप दोनों संभव है। तीसरा रूप है कि कहीं कहीं पर लोप और अलोप दोनों संभव है, पर अर्थ में प्राय अंतर हाथ से मारा, हाथा मारा, लाठी से मारा, लाठी मारा। अब है चौथा जो इसका रूप है वह है चौथी जो ध्यान देने योग्य जो बात है, प्रमुख जो बात है वो क्या है? आगम। आगम का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है कि कभी आवश्यक न होने पर भी कुछ अतिरिक्त शब्दों का आगम कर लिया जाता है। जैसे राम इज रिटर्निंग बैक, कृपया यहाँ बैठिए, ऊपर सूरज की ओर देखिए। यदि बल देने के लिए अपेक्षित न हो तो ऐसे अतिरिक्त शब्दों से हमें बचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, वह वापस लौट आया, वह सज्जन व्यक्ति है, मैंने विंध्याचल पर्वत देखा है। और इस प्रकार के आगम एक प्रकार की पुनरुक्ति होते हैं। अब इसके बाद में, क्योंकि वाक्य रचना में ध्यान देने योग्य जो चार प्रमुख बातें हैं, पदक्रम या शब्दक्रम, अन्वय, लोप और आगम। इसके तत्पश्चात हम जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है पदबंध। अब प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें इस बात को जान लेना यहाँ बहुत जरूरी है कि पदबंध आके कहा किसको जाता है और हिंदी में हम पदबंध किसे कहेंगे। तो पदबंध के बारे में जो एक सारगर्भित जो परिभाषा हमारे द्वारा ली जा सकती है वह इस तरह से भी हो सकती है कि जब एक से अधिक पद रूप एक में बंद कर एक व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि का कार्य करें तो उस बंदी इकाई को पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, वहां पेड़ है। दूसरा उदाहरण, राम के मकान के चारों ओर पेड़ है। तो यहां वहां जो शब्द है ये पदबंध है, और राम के मकान के चारों ओर पेड़ है। यहां पर
कौन सा पदबंध माना जाएगा? यानी राम के मकान के चारों ओर पेड़ है, तो उदाहरण के लिए वहाँ पेड़ है और राम के मकान के चारों ओर पेड़ है। पहले वाक्य में वहाँ एक क्रिया विशेषण पद स्थानवाचक है, वहाँ स्थानवाचक है ये, और दूसरे वाक्य में राम के मकान के चारों ओर कई पदों की एक ऐसी इकाई है जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कार्य वहाँ कर रही है, मकान के चारों ओर। तो ये स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है ये उसका वहाँ पर कार्य कर रहा है। अतः यह क्रिया विशेषण पद न होकर क्रिया विशेषण पदबंध माना जाता है। और ये पदबंध भी यहाँ कितने प्रकार के माने गए हैं? 8 प्रकार के ये हो सकते हैं। और वो 8 प्रकार के जो पदबंध हैं वो कौन कौन से हम मानेंगे? संज्ञा पदबंध, इतनी लगन से कला की साधना करने वाला कलाकार अवश्य सफल होगा। ये कौन सा पदबंध माना जाएगा? संज्ञा का पदबंध माना जाएगा। दूसरा इसका प्रकार है सर्वनाम पदबंध, मौत से इतनी बार जूझकर बच जाने वाला मैं भला मर सकता हूँ, ये संज्ञा सर्वनाम का पदबंध माना जाएगा। तीसरा जो इसका प्रकार माना गया है वह है विशेषण का पदबंध, शरद पूनों के चांद सा सुंदर मुख किसको नहीं मोह लेता, ये विशेषण का पदबंध इसमें किया गया है। चौथा जो इसका प्रकार है वह है क्रिया पदबंध, कि जिसमें क्रिया का ही पदबंध मिलता है, उसकी बात अब तो मान ली जा सकती है, यानी क्रिया का पदबंध इसमें है। और पांचवा जो प्रकार है क्रिया विशेषण पदबंध, इसमें आगामी वर्ष के मध्य तक मेरा काम पूरा हो जाएगा, ये क्या है? क्रिया विशेषण का पदबंध माना जाएगा। और संबंध बोधक पदबंध, संबंध बोधक पदबंध, इस मकान से बाहर की ओर कोई बोल रहा है। और सातवां जो प्रकार है इसका समुच्चय बोधक पदबंध, यानी उसे मैं नहीं चाहता क्योंकि वह झूठ बोलता है, उसे मैं नहीं चाहता क्योंकि वह झूठ बोलता है। और विस्मयादिबोधक पदबंध, विस्मयादिबोधक पदबंध, जैसे हाय रे किस्मत, यह प्रयास भी नाकाम रहा, ये इसमें विस्मयादिबोधक पदबंध हम इसको मानेंगे। आजकल जो पद है वह शब्द के स्थान पर भी पदबंध शब्द का प्रयोग विशेष संदर्भों में हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। और इसके बाद में हम लेंगे वाक्यों के प्रकार, और वाक्यों के प्रकार में हम अयोगात्मक और योगात्मक, ये इन दो रूपों पर आज चर्चा करेंगे। योगात्मक में हम चर्चा करेंगे अयोगात्मक, यानी पिछले व्याख्यानों में हमने भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण में हम लोग इसे देख चुके हैं। और संसार की सभी भाषाओं पर विचार करने के बाद में हमें 4 प्रकार के वाक्य दिखाई पड़ते हैं। और कुछ समय पहले लोगों का विचार था कि सभी भाषाओं में समय समय पर ये 4 प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं, लेकिन अर्थात विकास चक्र के ये 4 विराम मात्र हैं, किंतु अब यह चीज़ निर्मूल सिद्ध हो चुकी है। क्यों? कोई एक भाषा इन 4 प्रकार के वाक्यों में नहीं जा सकती। यहाँ संक्षेप में वाक्य के इन 4 प्रकारों पर हम पृथक पृथक विचार कर सकते हैं। और वो पहला रूप कौन सा है? अयोगात्मक। अयोगात्मक वाक्य का प्रकार है अयोगात्मक। और अयोगात्मक का यहाँ हम क्या तात्पर्य ग्रहण करेंगे? अयोगात्मक वाक्य में शब्द अलग अलग रहते हैं। अयोगात्मक यानी उनका योग नहीं होता, मिलन नहीं होता, वे आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते, कोई उनका स्थान निश्चित रहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ संबंध तत्व दिखाने के लिए शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अतः संबंध का प्राकट्य शब्दों के स्थान से ही होता है। और यह पद क्रम की निश्चितता एकाक्षर परिवार की चीनी आदि भाषाओं में प्रधान रूप से देखने को मिलती है। भारतीय जो भारोपीय कुल की जो आधुनिक भाषाओं में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जैसे संस्कृत, ग्रीक आदि प्राचीन भारोपीय भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक थी, किंतु उनसे विकसित कौन कौन सी भाषाएं हुई? जैसे अंग्रेजी, हिंदी और आधुनिक भाषाएं वियोगात्मक हो गई है। पदक्रम यहाँ भी कुछ कुछ निश्चित हो गया है, जैसे राम किल्ड मोहन और मोहन किल्ड राम, दोनों में एक शब्द एक ही हैं,
किंतु स्थान परिवर्तन से अर्थ उल्टा हो गया है, यानी राम की जगह मोहन आ गया है और मोहन की जगह राम आ गया है। हिंदी में भी लगभग यही बात है, किंतु भारतीय परिवार की भाषाएं अभी चीनी जैसी अयोगात्मक नहीं है, अतः पदक्रम उतनी निश्चित नहीं है। हिंदी में कर्ता पहले आता है और क्रिया बाद में आती है, पर इसके अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में प्रश्नवाचक आदि वाक्यों में यह साधारण नियम टूट जाता है। इससे निष्कर्ष यह निकल रहा है कि भाषा अयोगात्मकता की ओर जितनी ही जाती है उससे वाक्यों में पदक्रम का महत्व उतना ही बढ़ता जाता है। अयोगात्मक वाक्य का उदाहरण अयोगात्मक भाषाओं के विवेचन में दिया जा चुका है। अब हम चर्चा करेंगे योगात्मक, जो इसका दूसरा प्रकार है, वाक्य का प्रकार है योगात्मक। और प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्यों के सभी शब्द मिलकर एक बड़ा शब्द बन जाते हैं, और ऐसा होने में उनका थोड़ा थोड़ा अंश कट जाता है। जैसे मैक्सिकन भाषा में कै खाना, नकत्ल मांस, नेवत्ल मैं, तीनों को मिलाकर नीन कक का क्या अर्थ होगा? मैं मांस खाता हूँ। इन वाक्यों का विश्लेषण आसानी से नहीं किया जा सकता, और इसी से इनके शब्दों के योग को प्रश्लिष्ट कहा जाता है। इस प्रकार की रचना प्रश्लिष्ट योगात्मक रचना कहलाती है। यहाँ पर ध्यान देने की योग्य ये बात है कि योगात्मक के प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट ये 3 प्रकार हो सकते हैं। अब रचना के आधार पर जो है वो वाक्य ये कितने भेद माने गए हैं, यानी रचना के आधार पर हम वाक्य के कितने भेद कर सकते हैं, ये यहाँ पर द्रष्टव्य है। और जैसे इस तरह से हमने 8 क्रिया विशेषण पदों का और पदबंधों का हमने 8 प्रकार से यहाँ विश्लेषण किया, उसी तरह से यहाँ रचना के आधार पर वाक्य के निम्न भेद भी हो सकते हैं। जैसे एक तो सरल वाक्य, दूसरा सरल वाक्य के भी 5 प्रकार इसमें माने गए हैं। जैसे अकर्मणीय, अकर्मकीय, एक कर्म किए, द्विकर्म किए और कृत पूर्व किए, कर्म पूर्व किए, ये 5 प्रकार इसके माने गए हैं। ये सरल वाक्य के 5 प्रकार माने गए हैं, जिनके अंतर्गत यहाँ इनमें उद्देश्य और एक विधेय जरूर होता है। और जैसे लड़का गया, हिंदी आदि कुछ भाषाओं में सरल वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अकर्म किए, जैसे राम हंसता है। एक कर्म किए, राजीव चावल खाता है। द्विकर्म किए, मुकुल अलका को पत्र लिखता है। और कृतपूर्व किए, फूल सुंदर है। कर्मपूर्व किए, संजय विजय को मूर्ख बनाता है। तो ये सरल वाक्य के 5 प्रकार माने गए हैं। और इसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेदों में ये पहला जो भेद था इसके बारे में हमने विस्तार से जाना। अब हम इसके दूसरा जो रूप है, यानी उपवाक्य, इस उपवाक्य के बारे में हम अगले व्याख्यान में आपसे विस्तृत रूप से यहाँ उदाहरण से यहाँ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।